हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं या फिर आप किसी नॉन रेजिडेंट की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में आपको लाइव डेमो देने वाला हूं एक नॉन रेजिडेंट की ITR2 का। और इसके लिए यहाँ पे जो मैं डेटा यूज करने वाला हूँ, ये है मेरे पास फॉर्म 26AS, जिसमें इनकी TDS वगैरह का रिडक्शन डिटेल दे रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये है इनका एनआरओ सेविंग अकाउंट, जिसमें इनकी जो इंडिया से इनको इनकम जनरेट वगैरह हो रही है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा इनका एनआरई अकाउंट भी है, लेकिन एनआरई अकाउंट पे जितनी भी इनकम्स वगैरह होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए उसका रेलेवेंस हमारे लिए इस वीडियो में नहीं है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे है इनकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी शीट, जो कि है कैपिटल गेन की स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इनकी जितनी भी कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शंस रही हैं, बेसिकली शेयर्स में इन्होंने ट्रांजैक्शन करा हुआ है, तो जितनी भी यहाँ पे इनकी ट्रांजैक्शंस रही हैं उन सभी का यहाँ पे ये डिटेल्स दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक नॉन रेजिडेंट के केस में ITR2 फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको चले आना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in, और इस पे आकर के करना है आपको सबसे पहले लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे ओपन हो चुका है इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइल नाउ पे। आप यहाँ पे ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे चूज करना होगा पहले असेसमेंट ईयर, एंड उसके बाद आपको मोड ऑफ फाइलिंग चूज करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन फाइलिंग के लिए प्रोसीड करने वाले हैं, तो मैं ऑनलाइन चूज करके इसे कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद यहाँ पे हमें चूज करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आपका कोई पहले से आपने ये फॉर्म ओपन कर रखा हो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर रखी हो, तो यहाँ पे आपको आपकी ड्राफ्ट फाइल दिख जाएगी। आप इसे रिज्यूम फाइल पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे हम ऑल टुगेदर न्यू फॉर्म फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको बताना है आपके टाइप ऑफ असेसी को, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, या फिर कोई अदर पर्सन है। तो यहाँ पे जो असेसी है वो इंडिविजुअल है, इसलिए मैं इसे इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना है आपका ITR फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास हमें जो यूज करना है वो होगा ITR2, ITR1, ITR3, 4, 5, 6, 7। गाइज, ये फॉर्म्स कब किस पे एप्लीकेबल होते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अगर आपको फॉर्म्स को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज हम फाइल करने वाले हैं ITR2, बिकॉज असेसी का यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, और उसके साथ अदर सोर्सेज इनकम है। तो इनके ऊपर यहाँ पे ITR2 एप्लीकेबल होने वाला है, और यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड विथ ITR2। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पे। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया जाता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है। सेकंड ऑप्शन में होता है कि आपकी इन तीन में से कोई एक वजह से आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि आपने अपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में पिछले साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का डिपॉजिट कर रखा हुआ है, या फिर आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए 2 लाख से ज्यादा रुपए का आपने खर्चा कर रखा हुआ है, या फिर आपने पिछले साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल पे किया हुआ है। अगर आपका 3 में से कोई भी केस होता है, इसकी वजह से अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप इसको चूज करके इनमें से जो भी रेस्पेक्टिव कॉलम होगा उसे आप टिक करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तो आप वहां पे अदर का ऑप्शन चूज करेंगे। हमारे केस में हमारी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा और इसे मैं करूंगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे गाइज आता है आपका ये है सबसे इंपॉर्टेंट पेज। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपकी जो इनकम्स हैं, आपकी जो रिडक्शंस हैं, आपकी जो टैक्स लायबिलिटीज वगैरह हैं, वो आपको किन किन शेड्यूल्स के अंदर दिखानी है, आपके पास कौन कौन सी इनकम्स आ रही होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको शेड्यूल सिलेक्शंस करना होता है, और जितने शेड्यूल्स आप यहाँ पे चूज करते हैं, अगले टैब्स में आपको सिर्फ उतने शेड्यूल्स में इंफॉर्मेशन भरनी होगी, और इसकी वजह से आपका जो अननेसेसरी शेड्यूल्स होंगे वो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। तो आपका टाइम जो है काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, काफी कम टाइम लगता है आपको रिटर्न फाइल करने में। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से चूज करना है। सबसे पहले आती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ पहला शेड्यूल एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे इनकम्स में कई सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं, तो इनमें से आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होगा आप उसको देख करके अपने हिसाब से चूज करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे जो असेसी की इनकम आ रही है वो आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से। तो यहाँ पे सैलरी का शेड्यूल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको अनटिक कर दूंगा। हाउस प्रॉपर्टी हमारे लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, इसलिए मैं इसको टिक करूंगा। कैपिटल गेन में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, तो यहाँ पे मैं इसे टिक रहने दूंगा। और इसके साथ ही साथ 112A हमारे पे एप्लीकेबल होगा, तो इससे मैं टिक रहने दूंगा। 115AD हम पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे मैं हटा दूंगा। अदर सोर्सेज हम पे एप्लीकेबल रहेगा, तो इसे मैं चूज रहने दूंगा। स्पेशल इनकम ये बाय डिफॉल्ट टिक रहेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे 112A चूज करा हुआ है।
और इसके बाद हमारे पे और कोई भी इनकम्स एप्लीकेबल नहीं होती। तो इनकम्स में हमें बेसिकली 5 शेड्यूल्स चूज करने हैं। बाय डिफॉल्ट पहले यहाँ पे 6 शेड्यूल सेलेक्टेड थे। तो इसी तरीके से आपको डिडक्शंस में बताना है कि आपकी क्या क्या डिडक्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारे ऊपर कोई भी डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं होने वाली, बिकॉज मैं यहाँ पे न्यू रेजिम ऑप्ट करने वाला हूँ इन पर्टिकुलर एसएससी के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे शेड्यूल्स हटा दिए हैं डिडक्शंस के। और यहाँ पे टैक्सेशन के लिए अब आपको यहाँ पे 2 शेड्यूल्स मैंडेटरी होते हैं, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम और कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स। इसके अलावा अगर आपका कोई पेमेंट वगैरह है टीडीएस वगैरह का, तो ये सारी डिटेल्स आपको फीड करनी है और ये आप 5 शेड्यूल्स यहाँ पे टिक रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ पे अदर्स में आती है कि अगर आपकी कोई कैरी फॉरवर्ड इनकम है, कोई पिछले सालों से आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह आपका आ रहा है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक करते जाएंगे और सिर्फ उतने ही शेड्यूल्स को आपको सेलेक्ट करना है जितने शेड्यूल्स आपके लिए काम के हैं। और बाकी शेड्यूल्स को आप अनटिक कर देंगे तो इससे आपका काम काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है 16 शेड्यूल्स और इसको मैं अब यहाँ पे करने वाला हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि आपने 16 शेड्यूल सेलेक्ट किए हुए, तो यहाँ पे मैं इसे करूंगा कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपकी डिडक्शंस वगैरह ज्यादा हैं तो उस केस में आप ओल्ड रिजीम में रह सकते हैं, क्योंकि ओल्ड रिजीम में आपको डिडक्शंस के बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन हमारे केस में जो एसएससी हैं इनकी डिडक्शंस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मैं न्यू रिजीम ऑप्ट करने वाला हूँ, बिकॉज हमारे लिए यहाँ पे न्यू रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं न्यू रिजीम को येस करूंगा और इसको फिर मैं करूंगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको सैलरी के एग्जेम्पशंस के बारे में पूछा जाएगा, तो हमारी सैलरी है ही नहीं, तो इसको मैं सीधे कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद आपसे डिडक्शंस की डिटेल पूछी जाएंगी। अब आपका न्यू रिजीम में सिर्फ एक डिडक्शन आपको मिलती है 80cc-2, वो हमारा यहाँ पे डिडक्शन है नहीं, तो इसलिए मैं इसको भी कंटिन्यू कर दूंगा। और फाइनली गाइज अब यहाँ पे ओपन हो जाते हैं सारे शेड्यूल जितने हमने चूज करे थे। अब इसे हम एक एक करके सब में इंफॉर्मेशन फीड करते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे हम फाइनली इसे करेंगे प्रीव्यू रिटर्न। उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह करके हम अपने रिटर्न फाइनलाइज कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे सारे शेड्यूल्स में इंफॉर्मेशन फीड करनी होगी। काफी एक अच्छा लंबा चौड़ा फॉर्म होता है ITR 2, तो इसे पेशेंटली हम 1 by 1 सारे शेड्यूल्स फिल करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन के टैब में इंसर्ट करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में गाइज बेसिकली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई गई होती है, तो इसको आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है और नीचे आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपको क्या न्यू रिजीम ऑप्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये नो पे रहता है, तो इसको येस करेंगे। येस करते ही आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई जाएंगी, कुछ चीजें बताई जाएंगी कि न्यू रिजीम में ऑप्ट करने के बाद आपको ये अलाउंसेस, ये रिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद भी अगर आप प्रोसीड करना चाहते तो प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे प्रोसीड करने वाला हूँ। इसके बाद आप नीचे करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना होगा अपना रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हमारे केस में जो एसएससी है वो एक नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट चूज करने के बाद यहाँ पे आता है आपको ये फर्दर चूज करना पड़ेगा, यू वर अ नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और अब यहाँ पे आपको बताना होता है जुरिसडिक्शन ऑफ रेजिडेंस, यानी कि अगर आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट तो आप किस पर्टिकुलर कंट्री में आप रेजिडेंस, आपका किस पर्टिकुलर कंट्री में पड़ता है। तो हमारे केस में जो एसएससी है इनका जो रेजिडेंस कंट्री पड़ती है वो है यूएई। तो यहाँ पे आप यूएई लिख सकते हैं या फिर यूएई का जो कंट्री कोड है आप उसे एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताना होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि टिन नंबर। यूएई में टिन नंबर एप्लीकेबल होता ही नहीं है, तो यहां पे हम सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। अगर आप जिस कंट्री में रेजिडेंट हैं वहां पे अगर टिन नंबर एप्लीकेबल होता है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, तो उस केस में आप उस नंबर को यहाँ पे फीड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपने पिछले सालों में इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में आप कितने दिनों तक इंडिया में स्टे किया है आपने। तो यहाँ पे एसएससी ने 0 डेज तक स्टे किया हुआ है। और इसके बाद आपको बताना होता है कि आप पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर के कितने दिनों तक आपने यहाँ पे स्टे किया है। तो पिछले 4 सालों में कुल मिला के एसएससी ने 120 दिनों तक स्टे किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 120 डेज डाल करके इससे आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। इसके बाद आपको बताना है कि क्या आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा फाइल करी जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो उसको आपको यहाँ बताना होता है। हमारे केस में कोई भी डायरेक्टरशिप यहाँ पे एसएससी की नहीं है। इन्होंने कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी होल्ड नहीं करी हुई है, इसलिए इसको भी मैं यहाँ पे नो करूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन को फीड करने के बाद मैं इसे करूंगा सेव। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है आपकी बैंक की डिटेल। अगर आपका रिफंड का केस है तो उस केस में आप इसे येस करेंगे और यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो आपको दिखाया जाएगा और इसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर रिफंड। हमारे केस में यहाँ पे एसएससी का रिफंड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नॉमिनेट करूंगा रिफंड के लिए। और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद मैं इसे फाइनली करूंगा यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद गाइज देखेंगे यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो टैब है वो कंफर्म हो चुका है, उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है। अब हम यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं फॉर दिस सेकंड टैब विच इज शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी। तो इस पे मैं करूंगा क्लिक।
अब यहाँ पे आपको देनी होती है अपने हाउस प्रॉपर्टीज की डिटेल। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है। आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपको देना पड़ता है, और यहाँ पे टाउन, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये बताना होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। अगर आप इसे खुद ओन करते तो यहाँ पे आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके स्पाउस की या फिर किसी माइनर चिल्ड्रन की है तो उस केस में आप इसे अकॉर्डिंगली चूज करने वाले। इसके साथ ही साथ आपको बताना होता है कि क्या ये प्रॉपर्टी को ओन्ड है, यानी कि एक से ज्यादा इसके ओनर हैं। आपके साथ कोई यहाँ पे कोई और भी ओन करता है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आपको इसे यहाँ पे येस करना होगा और यहाँ पे आपका परसेंटेज वगैरह बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जॉइंट ओनरशिप नहीं है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, तो इसे आप नो करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट 100% पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर डीम टू बी लेट आउट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली फीड कर लेता हूँ और उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। और साथ ही साथ अगर आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज से इनकम आ रही है तो उस केस में आप सारी प्रॉपर्टीज की ऐसे ही 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज से इनकम आ रही है, तो मैं दोनों ही हाउस प्रॉपर्टीज की डिटेल्स यहाँ पे फीड करने वाला हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर ली है और जैसे ही मैंने लेट आउट चूज करा तो यहाँ पे आपको देना पड़ता है नेम ऑफ द टेनेंट, और अगर आपके पास पैन अवेलेबल है, आधार अवेलेबल है तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज मैंडेटरी नहीं है आपको यहाँ पे। लेकिन नाम टेनेंट का प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसे सेव करेंगे। टेनेंट को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको बतानी होती है आपकी ग्रॉस रेंटल वगैरह जो इनकम आ रही है उसे आपको यहाँ फीड करना है। यहाँ पे मैं ग्रॉस वैल्यू डाल देता हूँ। इसके बाद अगर आपका कुछ अमाउंट रिसीव नहीं हो सका है साल में तो उसको यहाँ पे करना है, यहाँ पे ये 0 रहेगा। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज, आपका जितना हाउस टैक्स वगैरह जा रहा हो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे देनी होती है। और इसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह होता है वो सारा कुछ यहाँ पे पहले से ही ले लिया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद इसे मैं करूंगा ऐड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पहले हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो यहाँ पे आ चुकी होती हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई और हाउस प्रॉपर्टी है तो अगेन आपको सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको उसी तरीके से आपकी सारी डिटेल्स वगैरह फीड करनी होगी और साथ ही साथ इनकम डिटेल्स वगैरह डाल के आप उसे ऐड करेंगे। तो हमारा जो सेकंड हाउस प्रॉपर्टी है उसकी भी डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल करके ऐड करने वाला हूँ, फिर आपको मैं आगे दिखाता हूँ किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे गाइज मैंने दोनों ही हाउस प्रॉपर्टीज की डिटेल फीड कर दी हैं। आप देखेंगे पहले हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स ये रही, मैं सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीड कर रखी हुई है और इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी 2 की भी डिटेल्स यहाँ पे डाल रखी हुई है। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई डिटेल्स वगैरह हैं और हाउस प्रॉपर्टीज है तो आप उसे ऐड करते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम ऐड कर दी है, तो इसको मैं यहाँ पे अब फाइनली करने वाला हूँ कंफर्म। हाउस प्रॉपर्टीज की डिटेल फीड करने के बाद अब आती है बारी शेड्यूल कैपिटल गेन की, और इसमें हम अपने कैपिटल गेन की डिटेल्स को फीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चूज करना होता है कि आपको कैपिटल गेन किस चीज से आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो भी टाइप का आपका कैपिटल गेन हो, जैसे आपको अगर लैंड बिल्डिंग बेचने से कैपिटल गेन आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे, शेयर्स की वजह से आ रहा है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, बॉन्ड डिबेंचर्स की वजह से तो ये ऑप्शन चूज करेंगे। तो आप इस चीज को केयरफुली पहले एक बार देख लेंगे और आप पे जो कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल होगा उसको आप यहाँ पे टिक करने वाले हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे हमारी जो कैपिटल गेन आ रही है वो 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर्स का, और साथ ही साथ कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का और इक्विटी शेयर्स का भी। तो हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो मैं इन दोनों को टिक करके इसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पे बताना होता है अपनी 111A वाली जो आपकी कैपिटल गेन है वो बताना है STCG, और साथ ही साथ जो आपकी 112A वाली जो हमने चूज करा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों की डिटेल्स यहाँ पे फीड करनी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपकी इन कैपिटल गेन से कोई डिडक्शंस वगैरह हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। अगर कोई सेट ऑफ है प्रीवियस ईयर के कैपिटल गेन की लॉसेस की वजह से तो उसको आपको यहाँ फीड करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिसिप्ट्स की अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है जो आप यहाँ पे पहले और दूसरे कॉलम में फीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 111A वाले जो कैपिटल गेन्स है उनको यहाँ पे फीड करके दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं 112A वाली डिटेल्स फीड करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं एंटर करने वाला हूँ 111A वाले कॉलम में, और यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको चूज करना है 111A। अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो आपके ऊपर 115AD भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 111A के साथ ही जाना होगा। तो यहाँ पे अब आपको डालनी है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और आपको बताना है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि कितने में आपने शेयर्स वगैरह खरीदा था, और एक्सपेंसेस वगैरह आपको यहाँ पे कंप्लीटली बताना है। तो अब गाइस यहाँ पे बारी आती है हमारे डीमैट अकाउंट की जो समरी हमें प्रोवाइड की गई है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी डीमैट अकाउंट की P&L स्टेटमेंट पे। ये है गाइस हमारी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट जो कि हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारे
डीपी ने प्रोवाइड करी हुई है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो क्या है और कितना रहेगा। तो ये आपको शेयर वाइज नहीं डालना होता, हर एक शेयर की डिटेल आपको नहीं डालनी होती, आपको अग्रीगेट करना होता है कि आपका टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो ये एक काफी अच्छी खासी बहुत बड़ी सी शीट है और इसमें आपको ये आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लंबी शीट है और ये सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल आपको एक समरी बना करके आपको देना पड़ेगा। तो इसकी डिटेल आपको फीड करनी है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे फिल्टर का यूज करना आना होगा एक्सेल में। यहाँ पे आपको इसको किस तरीके से समराइज कर सकते हैं मैं आपको बहुत ही क्विकली और शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे गाइज हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए हमारे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की है। अब हमारे चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में ये कॉलम दिया गया है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इस चीज का यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट बताया गया है और हमें चाहिए शॉर्ट टर्म्स की डिटेल। तो हम यहाँ पे फिल्टर का यूज करने वाले हैं एक्सेल में। यहाँ पे सिंपली आप इस टैब पे जो ये टैक्स ट्रीटमेंट लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और ये फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चूज करना है सिर्फ शॉर्ट टर्म का और आप इसे ओके करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अब जो आ रही होगी वो सारी की सारी सिर्फ शॉर्ट टर्म्स की यहाँ पे डिटेल्स आने वाली हैं। तो इस तरीके से आप सारी शॉर्ट टर्म्स की जो टोटल गेन है ये आपको मिल जाएगी और हमें जो वैल्यू यहाँ बतानी है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि आपकी सेल की वैल्यू का टोटल बताना है। तो यहाँ है ये है सेल की वैल्यू और टोटल शॉर्ट टर्म जो सेल की वैल्यू होगी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे ये सम की वैल्यू दिख जाएगी जो कि है तकरीबन 3.9 करोड़ की है। तो इसकी एग्जैक्ट फिगर आप यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि इसकी टोटल होगी बाई वैल्यू का कंप्लीट टोटल होगा आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इसके साथ ही साथ जो आपकी एक्सपेंडिचर्स होंगी वो आपका जो डीपी होता है वो आपको हमेशा यहाँ प्रोवाइड करता है। तो मैं क्विकली इस इंफॉर्मेशन को फीड कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसे आगे प्रोसीड करता हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद इसे मैं करने वाला हूं यहाँ पे ऐड। इसके बाद हम यहाँ पे फीड करने वाले हैं 112A वाले सेक्शन की डिटेल्स यानी कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा है इक्विटी शेयर्स पे या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे उसको यहाँ पे हम फीड करने वाले हैं। तो यार डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा व्यू शेड्यूल 112A पे और आप शेड्यूल 112A पे चले जाएंगे। उस पर्टिकुलर शेड्यूल में आपको सारी डिटेल्स फीड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूंगा और अब आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करनी है। अब एक बात का गाइस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं उनके केस में यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है नॉन रेजिडेंट्स को। तो यहाँ पे अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए भी अगर शेयर्स को होल्ड किया गया तो उस केस में इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको इंडेक्सेशन की कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके शेयर्स जो हैं वो 31 जनवरी 2018 के पहले एक्वायर किए गए हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे इस चीज की वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर 31 जनवरी 2018 के पहले आपकी शेयर्स वगैरह होल्ड किए गए हैं तो वहां पे आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका होगा वो बदल जाएगा। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे जितने भी शेयर्स शॉर्ट टर्म हैं वो सारे 31 जनवरी 2018 के बाद होल्ड किए गए हैं, उसके बाद बाई किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ आफ्टर 31 जनवरी 2018 और इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी है आपको। जितने भी आपके लॉन्ग टर्म शेयर्स रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं अगेन आपको ले चलता हूँ जो हमारी एक्सेल की शीट है उसके ऊपर और यहाँ पे आपको अगेन टैक्स ट्रीटमेंट के कॉलम पे क्लिक करना है और लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है। शॉर्ट टर्म को आप हटा देंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे लॉन्ग टर्म वाली ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगी। तो इसमें आपको बताना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि आपकी जो शेयर्स हैं वो कितने में खरीदे गए हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप बाई वैल्यू का टोटल कर लेंगे, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी और जो आपकी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी वो सेल वैल्यू का टोटल होगा। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे फीड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज को फीड कर लिया है। इसके बाद मैं इसे ऐड पे क्लिक करूंगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। इसको मुझे करना है कंफर्म करने के बाद गाइज यहाँ पे देखेंगे हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन और शेड्यूल 112 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको इसमें दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा और आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करनी पड़ेगी। अब इसे आप सिर्फ कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम है F वाला इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसीट्स ऑफ कैपिटल गेन, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन पीरियड वाइज फीड करनी पड़ती है। अगर आप इसे फीड नहीं करेंगे तो लास्ट में वैलिडेशन पेज पे आपको यही चीज की एरर यहाँ पे शो करेगी। तो आप इसे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने 111A में यहाँ पे वैल्यू डाली हुई है उस वैल्यू को आप यहाँ पे पीरियड वाइज
आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल कैपिटल गेन आ रही है उसको आप अप टू 15 जून तक आपका कितना कैपिटल गेन है वो आप बताएंगे। 16 जून से आपका 15 सितंबर तक कितना है वो बताएंगे। और इसी तरीके से आप 16 सितंबर से 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से 15 मार्च और 16 मार्च से 31 मार्च तक आपका कितना कैपिटल गेन है उसको आप यहाँ पे बाइफरकेट करके आप यहाँ पे बताएंगे। तो इसके लिए आप अगेन यहाँ पे अपनी शीट में आप पीरियड वाइज कैलकुलेशन करेंगे और वापस से आपको फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो आपकी सेल डेट है इस पे आप जाकर के आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे और ओके कर करके आप पीरियड वाइज अपना टोटल जो कैपिटल गेन है उसे आप निकालेंगे और उसे आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यू इंसर्ट करता हूं और उसके बाद मैं आपको आगे प्रोसीड करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की पीरियड वाइज डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे गाइज अब हमारा आगे प्रोसीड करने वाले हैं हम अगले शेड्यूल्स में, जो कि है 115 AD। इसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ आपको इसे ओपन करना है और इसे सेव कर देना है। 115 AD जो होता है वो बेसिकली होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल हैं तो हमारे पे ये शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं होगा, हम इसे सिंपली कंफर्म कर देंगे और अगले शेड्यूल की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल है गाइज यहाँ पे शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें हमें डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, हमारी अदर सोर्सेज से इनकम्स आ रही हैं तो इसमें हम अपनी डिटेल्स इंसर्ट करेंगे। अब अदर सोर्सेज में यहाँ पे दो तरीके की इनकम्स होती हैं। एक तो होती है कि जो कि नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स पे जिन पे टैक्स लगता है, यानी कि जो स्लैब रेट्स पे टैक्सेबल होती हैं, और दूसरा होता है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, यानी कि जिन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हैं। जैसे कि कोई अगर गेम्स वगैरह से आप जीतते हैं कुछ पैसे तो उस पर 30% का फ्लैट रेट लगता है। तो हमारी यहाँ पे जो इनकम्स होने वाली है वो टोटल इनकम्स होंगी, नॉर्मल इनकम्स। तो मैं नॉर्मल इनकम्स पे क्लिक करके ऐड डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपकी इनकम्स का क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन से हेड के अंदर आपकी इनकम आने वाली है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिविडेंड की इनकम मिल रही है तो उस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको डिविडेंड्स की वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। 222E में कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, उसे 0 कर देंगे और यहाँ पे मैं इसे ऐड करने वाला हूँ। डिविडेंड के बाद अगर आपकी और कोई अदर इनकम आ रही है तो इस पे ऐड अदर पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि आपकी किस तरीके की इनकम्स आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट की इनकम आ रही है तो इसे मैं इंटरेस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपको इंटरेस्ट सेविंग बैंक से कितना आ रहा है, डिपॉजिट से कितना आ रहा है, या फिर इनकम टैक्स रिफंड वगैरह कितना आ रहा है, पास थ्रू इनकम कितनी है, या फिर अदर इनकम्स कितनी है। अब यहाँ पे एनआरआई के केस में जो सेविंग अकाउंट्स होता है, एनआरआई का जो एनआरओ सेविंग अकाउंट होता है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आपको फीड करना होता है। और अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो एनआरओ का जो सेविंग अकाउंट होता है उस पर जितना भी इंटरेस्ट आता है उसके अगेंस्ट में आपको सेक्शन 80 टीटीए की डिडक्शंस भी दी जाती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे न्यू रिजीम ऑप्ट कर रखा है तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपनी सेविंग जो एनआरओ सेविंग अकाउंट है उसमें जितना इंटरेस्ट मिला है उसकी मैं यहाँ पे वैल्यू फीड करने वाला हूं। और इसके बाद अगर आपका कोई डिपॉजिट अकाउंट है, एनआरओ का डिपॉजिट अकाउंट्स भी ओपन होता है, तो अगर उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो उसकी वैल्यू आप यहां पे इंसर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड वगैरह आ रहा है तो उसे भी आप यहाँ पे फीड करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं इनकम टैक्स रिफंड की वैल्यू वगैरह डाल देता हूं। तो ये सारी वैल्यू इंसर्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद हमारी यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट हो चुकी है। अगेन आपको यहाँ पे नीचे जो लास्ट कॉलम होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसीट्स, इसमें आपको डिविडेंड्स की डिटेल पीरियड वाइज बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डिविडेंड की इनकम आपको अगेन उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कैपिटल गेन की डिटेल्स फीड करी थी वो आपको पीरियड वाइज यहाँ पे बतानी होगी। तो अगेन आप इसे पीरियड वाइज कैलकुलेट करके यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपने डिविडेंड की वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद आगे प्रोसीड करता हूँ। तो ये सारी वैल्यूज फीड करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे फाइनली कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, विच इज शेड्यूल CYLA। शेड्यूल CYLA गाइज होता है कि अगर आपका किसी हेड के अंदर लॉस आ रहा है और कुछ हेड्स के अंदर प्रॉफिट है तो उसका सेट ऑफ करने के बाद आपकी नेट इनकम इस शेड्यूल में दिखाई जाती है। हमारे केस में जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, तो उसे हम किसी भी हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी दिखाई पड़ रही है, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% वाला उसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो करंट ईयर के हमारे लॉसेज रहे हैं वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बिकॉज वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जिससे हम किसी अदर हेड्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने इसे चेक कर लिया है और इसको मैं फाइनली करूंगा कंफर्म। कंफर्म करने के बाद गाइस नेक्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल BFLA, यानी कि इसमें होता है कि आपके अगर पिछले सालों के कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहे हैं तो उसको सेट ऑफ करने के बाद आपकी जो नेट करंट ईयर इनकम बचती है वो यहाँ पे दिखाई जाती है।
तो यहाँ पे हमारे पिछले सालों की कोई भी लॉस नहीं है, तो मैं सिंपली इसे कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट शेड्यूल विच इज शेड्यूल CFL। यहाँ पे हम डिटेल्स फीड करने वाले हैं कि अगर हमारी करंट ईयर की कुछ लॉसेज हैं जो कि हमें नेक्स्ट ईयर्स में फॉरवर्ड करना है, या फिर पिछले सालों के कुछ लॉसेज हैं जो कि हमें कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल में आ रहे हैं, तो वहां पे इसकी डिटेल्स हमें दिखाई पड़ती हैं। तो हमारे पिछले सालों के कोई भी लॉस नहीं है, तो ये ब्लैंक, सारी वैल्यूज ब्लैंक रहेंगी, लेकिन हमारा करंट ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो आपकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो आपको 23,053 रुपए का करंट ईयर लॉस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ वैल्यू सही है, तो मैं सिंपली इसे कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करूंगा। शेड्यूल CFL के बाद में अब यहाँ पे नीचे नेक्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल स्पेशल इनकम। अब इसमें आपकी जो इनकम स्पेशल रेट्स पे टैक्सेबल होती हैं उनकी सारी यहाँ पे डिटेल्स दिखाई जाती हैं। जैसे हमारा जो सेक्शन 111A है वो भी एक स्पेशल सेक्शन है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 15% का रेट लगाया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पे। तो ये यहाँ पे टैक्स इसकी लायबिलिटी निकाल दी गई है 2,65,000। ये टैक्स लायबिलिटी है आपकी 111A यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारे इक्विटी शेयर्स पे हो रहा है उसके लिए। और इसके अलावा हमारी कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, तो ये सारा कुछ ब्लैंक रहेगा और मैं सिंपली इसे नीचे आके इसे कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ जाते हैं जो कि है शेड्यूल AMTC। शेड्यूल AMTC में हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा EMT का कोई भी क्रेडिट वगैरह में सेट ऑफ नहीं करना, सिंपली इसे कंफर्म कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ जाएंगे जो कि है शेड्यूल TI। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम होती है, इसको आपको केयरफुली चेक करना होता है। अगर आपकी यहाँ पे टोटल इनकम आपकी कॉम्प्यूटेशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती तो इसको आप करेक्शन यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंगली शेड्यूल में। तो यहाँ पे इस पूरे पेज को आप प्रॉपरली चेक कर लेंगे और आपकी जो करंट ईयर की लॉसेस वगैरह हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप इसे फाइनली कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद गाइज अब नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ चलेंगे जो कि है शेड्यूल टैक्सेस पेड। अब यहाँ पे आपकी जितना भी आपका TDS वगैरह कटा होता है उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे फीड करनी होती है। तो हमारे यहाँ पे जो जितना भी TDS वगैरह कट रखा है, सैलरी का हमारा कोई भी TDS नहीं है, तो ये यहाँ पे ब्लैंक रहने वाला है। हमारे यहाँ पे जो TDS आ रहा है वो अदर देन सैलरी के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी TDS की कंप्लीट डिटेल आपको आ रही होगी। तो ये सारी वैल्यू को आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई करेक्शन वगैरह है तो आप इसे यहाँ पे कर लेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपना फॉर्म 26AS। आपको जाना है ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स, इसके अंदर आपको व्यू 26AS। आपको 26AS अपनी रिटर्न फाइलिंग करते टाइम जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि कई इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि आपका अपडेट नहीं हो पाई होती हैं पहले, तो वो सारी चीजें आपसे छूट ना जाए। इसलिए आप जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो आप करंट ईयर की 26AS एक बार जरूर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी वैल्यू आपके 26AS में आ रही होंगी, तो इसको आप अकॉर्डिंगली अपने ITR से आप मैच करा लेंगे। तो यहाँ पे गाइज मैंने TDS की सारी इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर ली है। फिर से आप भी इसको जब भी अपनी रिटर्न फाइल करें तो इसको जरूर एक बार चेक कर लें कि सारी इंफॉर्मेशन आपकी TDS की सही आनी चाहिए, अदरवाइज आपके रिफंड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद मैं इसको अब करने वाला हूँ कंफर्म। टैक्सेस की डिटेल भरने के बाद अब आपका यहाँ पे बचता है लास्ट शेड्यूल विच इज कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब इस शेड्यूल में आपकी टोटल इनकम पे जितना टैक्स का कैलकुलेशन होता है वो सारा किया जाता है। तो इसको आप यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे शो डिटेल्स पे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी टोटल इनकम है अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको उस पे यहाँ पे अलग टैक्स लगाया जा रहा है, और स्पेशल रेट वाला जो इनकम्स है उस पे अलग टैक्स लगाया जा रहा है। फिर टोटल यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी ऐड कर दी गई, उसके ऊपर सेस लगाया गया और यहाँ पे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकल गई। फिर लास्ट में आपकी टैक्सेस पेड, आपके TDS वगैरह से डिडक्शन निकाल करके यहाँ पे आपका फाइनल रिफंड अमाउंट आ जाता है। तो ये सारा कुछ फीड करने के बाद इसको आप यहाँ पे एक बार अच्छे से इस शीट को भी आप चेक करेंगे और इसके बाद आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको आपके रिटर्न का कंप्लीट जो आपने अभी तक फिल करा है वो सारा प्रीव्यू यहाँ पे आपको शेड्यूल वाइज दिखाया जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो बारी बारी से इन सारे शेड्यूल्स पे क्लिक करके एक एक करके सारे शेड्यूल्स को चेक कर सकते हैं। उसकी यहाँ पे आप एक बार प्रीव्यू ले सकते हैं और जब आप सारा कुछ चेक कर लें तो आप इसे नेक्स्ट करके प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न करना होता है। आपको सिंपली यहाँ पे इसे टिक करना है और नीचे आकर के इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी रिटर्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो आपकी रिटर्न में तो यहाँ पे वो शो कर देगा वैलिडेशन एरर और एरर की लिस्ट दिखाई जाएगी। तो हमारे रिटर्न में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या फिर वेरीफाई वाया ITR V। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ई वेरीफाई लेटर करने वाला हूँ। ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करने के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे गाइज देखिए अभी रिटर्न हमारी सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारी रिटर्न अब फाइल हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली लिख के आपके डैशबोर्ड पे ही आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे ई वेरीफाई आप इसे बाद में कभी भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने फाइलिंग के टाइम पे ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चूज किया था। तो ई वेरीफाई करने के लिए आपको जाना होगा ई फाइल में। ई फाइल के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे आपको मिलेगा ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन। इस पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो रिटर्न पेंडिंग होगी फॉर ई वेरिफिकेशन वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो आपको यहाँ पे ई वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है और ई वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आप सेम पेज पे पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको ओटीपी के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं अपनी रिटर्न को। तो अब यहाँ पे आप जिस किसी भी ऑप्शन से चाहें तो अपनी रिटर्न आप ई वेरीफाई अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इंस्टेंटली अगर आपके पास ओटीपीज वगैरह नहीं आ पा रहे हैं तो आप ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और इसे बाद में कभी भी आप अपनी रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, तो ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट ITR 2 ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में किस तरीके से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। इसके अलावा अगर आपको हमारी थ्रू अपनी रिटर्न्स फाइल करवानी है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।